अपने ऐन सामने दरख्तों के झुंड से अचानक जीप को बरामद होते देखकर अलख सिंह को घोड़े की लगामें पूरी कुव्वत से खींचनी पड़ी। मैंने रिवॉल्वर की नाल से इशारा करते हुए सख्त लहजे में हुक्म दिया, बहुत इंतजार करवाया बुजुर्गों, अब चुपचाप नीचे उतराओ। इससे पहले कि मैं कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता, फजा में जोरदार धमाका गूंजा और जीप की ड्राइविंग साइड वाली विंडशील्ड के ऊपरी हिस्से में एक सुराख बन गया। वो न सिर्फ दरख्त की ओट में होने की वजह से मेरा निशाना बनने से महफूज है, बल्कि मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर आने पर बआसानी ताक कर गोली मार सकता है। हम किसी कच्चे रास्ते से दाएं तरफ मुड़कर फरलांग भर फासला तय करके पक्की सड़क पर पहुंच जाएंगे। वो सड़क चट्टा नेरा कस्बे जाती है। 5-6 मील बाद हम उसी तरह कच्चे से गुजर कर वापस उसी रास्ते पर आ सकते हैं। मुझे यकीन है कि अलग फुप्पड़ हमसे पहले घोड़े पर इतना फासला तय नहीं कर सकता। मुझे तो अब भी सोच सोच कर हैरत हो रही है, लेकिन लगता है फुप्पड़ जी के चेहरे से नकाब उतरने का वक्त आ गया है। लगभग 1/4 मील के बाद अमरदीप की हिदायत पर मैंने दाएं तरफ जाने वाले एक कच्चे रास्ते पर जीप डाल दी। वो रास्ता शायद सिर्फ बैलगाड़ियों वगैरह के लिए इस्तेमाल रहता होगा, लेकिन बार बार हिचकोले खाने के बावजूद अमरदीप की वफादार जीप ने कुछ ही देर में हमें एक खासी मसरूफ सड़क पर पहुंचा दिया। वो सड़क भी कुछ ज्यादा हमवार और कुशादा नहीं थी, ताहम मुझे जीप की रफ्तार मुनासिब हद तक बढ़ाने का मौका मिल गया। टांगों और बैलगाड़ियों वगैरह की वजह से बार बार रफ्तार कम करने के बावजूद मैंने सिर्फ 10 मिनट में अपने अंदाजे के मुताबिक 6 मील का फासला तय कर लिया और फिर अमरदीप के मशवरे के मुताबिक बाएं तरफ जाने वाली एक नीम पुख्ता सड़क पर जीप डाल दी और कुछ ही देर में हम बआसानी उसी राह गुजर पर पहुंच गए। अब हम वापसी के रुख आगे बढ़ रहे थे और हम हत्तुल इम्कान दूर तक नजरें दौड़ाते हुए घोड़े पर सवार अलख सिंह की झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अमरदीप ने कहा, यार बुढ़े की नजरें अब भी तेज हैं, हमसे पहले फुप्पड़ जी हमारी जीप देख लेगा, उसके बाद छुपने की कोशिश उसे मशकूक कर देगी। मैंने कहा, फिर क्या करें? अमरदीप ने कदरे इज़्तिराब के साथ कहा, मेरा ख्याल है हमें किसी मुनासिब जगह जीप छुपा कर इंतजार करना चाहिए और उसके पहुंचने पर उसका रास्ता रोकना चाहिए। मैंने कहा, बहुत मुनासिब तजवीज है, लेकिन हवेली से रवानगी से अब तक मुझे एक ही खदशा सता रहा है। अलख सिंह अपने घर जाने के लिए कोई और रास्ता भी तो इख्तियार कर सकता है। कहीं हम उल्लुओं की तरह यहाँ उसका इंतजार करते रह जाएं और वो बिला रोको टोक अपने ठिकाने पर पहुंच चुका हो। अमरदीप ने कहा, नहीं, इसकी तुम फिक्र न करो, मैं इस पूरे इलाके को अपने हाथ की लकीरों की तरह पहचानता हूँ। अगर वो घोड़े पर ही रवाना हुआ है तो यही सबसे बेहतर रास्ता है। दूसरा कोई भी रास्ता उसके लिए बहुत लंबा और दुश्वार गुजार होगा। जहाँ तक अंदेशों को दिल में जगह देने का ताल्लुक है तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है, जैसे ये भी तो हो सकता है कि वो सिरे से अपने घर की तरफ गए ही ना हो। मैंने उसकी तायद की, कहा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ इसलिए तशवीश महसूस कर रहा हूँ कि हमें अब तक उसकी एक झलक भी नहीं मिली। अमरदीप ने पुरएतमाद लहजे में कहा, ये सब फिक्रें छोड़ो और जीप दरख्तों के उस झुंड के दरमियान ले जाकर रोक दो। हम यहीं रुककर फुफ्फड़ का इंतजार करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारी ये सारी तगोदौर आएगा नहीं जाएगी। मैंने अमरदीप के मशवरे पर अमल किया। नीम और टाली के दरख्तों का वो झुंड मेरे अंदाजे से ज्यादा गुंजान और हमारे मकसद के लिए मौजू साबित हुआ। जीप खड़ी करके हम दोनों उतर आए और दरख्तों के दरमियान से अलख सिंह की मुतवक्के आमद के रास्ते पर नजरें जमा दी। अपना आसाबी तनाव दूर करने के बाद हम आपस में गपशप कर रहे थे। हमने पहले बाहम ये तय किया था कि अलख सिंह को यहाँ से गुजरने दिया जाएगा और उसके बाद मैं ताकुब करके उसका रास्ता रोकूंगा। फिर मैंने कहा कि ये बखेड़ा मोल लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे यहीं रोक लूंगा। अमरदीप ने थोड़ी बहुत बहस के बाद मेरी बात मान ली। हमें लगभग निस्फ घंटे का बेजार कुन इंतजार सहना पड़ा। हमारे अंदाजे के बरक्स अलख सिंह किसी खास जल्दी में नहीं था, बल्कि जब वो वाज़े दिखाई देने लगा तो मुझे लगा कि वो खुशगवार मौसम में घुड़सवारी से लुत्फानंदोज हो रहा है। उस पर नजर पड़ते ही अमरदीप ने खुशी और फख्र से लबरेज लहजे में कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि फुफ्फड़ इतने मुख्तसर रास्ते को छोड़कर किसी और तरफ से जाने का सोच ही नहीं सकता। मैंने उसकी फतानत का इकरार करते हुए उसे हस्बे प्रोग्राम जीप के पिछले हिस्से में छुपने को कहा और खुद भी जीप की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे लिए ये बात सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श थी कि उस रास्ते पर दोनों तरफ दूर दूर तक कोई जीरू हस्ती दिखाई न दी। मेरे कान घोड़े के सुमों की आवाज पर लगे हुए थे। वो कोई पुख्ता रास्ता तो था नहीं कि फजा में टापों की आवाजें गूंजती। अलबत्ता पुरसुकून फजा में मेरे कानों ने कच्ची मिट्टी पर हमवार आहंग से पड़ते कदमों की आवाज सुन ली। कदरे इंतजार के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता जीप रिवर्स की और फिर अलख सिंह की झलक पड़ते ही एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया।
अपने ऐन सामने दरख्तों के झुंड से अचानक जीप को बरामद होते देखकर अलख सिंह को घोड़े की लगामें पूरी कुव्वत से खींचनी पड़ी। वो मुझसे बमुश्किल 10 गज के फासले पर घोड़ा रोकने में कामयाब हो गया। मैं उसकी बिज्जू जैसी आंखों में हैरत और खौफ की मिलीजुली कैफियत बखूबी देख सकता था। उसने मुझे पहचानने में ज्यादा देर न लगाई। तहम इस मुख्तसर वक्फे में अपना रिवॉल्वर लहराता मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। मैंने रिवॉल्वर की नाल से इशारा करते हुए सख्त लहजे में हुक्म दिया, बहुत इंतजार करवाया बुजुर्गो, अब चुपचाप नीचे उतराओ। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अलख सिंह ने हैरत के झटके से संभलते हुए मुझे घूर कर देखा। बोला, ओए बहादुर सिंह, तू मेरा रास्ता क्यों रोका है? क्या चाहते हो? मैंने कहा, सवाल जवाब बाद में हो जाएंगे, पहले घोड़े से उतरो। उसने जवाब में गैज़ो गज़ब से भरपूर लहजे में मुझे सरजनिश की। बोला, ओए नमक हराम, हमारे खानदान की मेहमान नवाजी और खातिर तवाज़ो का ये सिला दे रहा है तू मुझे यानी अमरदीप और बुशनदीप के फुफ्फड़ को लूटना चाहता है। मेरे चेहरे पर आने वाली तंजिया मुस्कुराहट ने यकीनन उसका दिल जला कर रख दिया होगा। उसने भिन्नाए हुए लहजे में कहा, ओए बगैरता, आगे से दांत निकालता है, कोई शर्म कोई हया नहीं है तेरे अंदर। मुझे बहुत करारा सा जवाबी जुमला सूझा था, लेकिन मुझे ये अंदेशा सता रहा था कि किसी भी वक्त कोई भूला भटका राहगीर इस तरफ आकर रंग में भंग डाल सकता है। लिहाजा मैंने कहा, पहले नीचे उतरो अलख सिंह जी और आगे लगो, बाकी गुस्सा फिर उतार लेना। मुझे पता है तुम खुद कितने नमक हलाल हो। मुझे बोलने के बाद एहसास हुआ कि ये आखिरी अल्फाज कबल अज़ वक्त थे, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था। अलख सिंह जैसे मक्कार शख्स को चौंकाने के लिए ये सब बहुत काफी था। मैंने उसे बुरी तरह चौंकते देखा। उसने जहनी झटके से संभलते हुए सनसनाती सी आवाज में पूछा, ओए ये क्या बक रहा है तू? मैं कैसे नमक हराम हो गया? तेरी इस बात का क्या मतलब? खुल कर बात कर। अब वाकई खुलकर बात करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वैसे भी कुछ देर के बाद बात तो खुलनी ही थी। मैंने रिवॉल्वर की नाल का रुख ऐन उसके सीने की तरफ करते हुए कहा, पहले तुम नीचे उतरो और घोड़े की लगाम पकड़कर उन दरख्तों के दरमियान चलो फुफड़ जी। मैं जीप लेकर तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना, वरना मैं बेझिझक तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतार दूंगा। कदरे हिचकिचाहट के बाद वो घोड़े से उतर आया और लगाम पकड़कर रास्ते के दूसरी तरफ मौजूद दरख्तों के उस झुंड की तरफ बढ़ा जिसकी तरफ मैंने रिवॉल्वर की नाल से इशारा किया था। इस दौरान मैंने जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया था और धीमी रफ्तार से उसके पीछे चल रहा था। वो दरख्तों के दरमियान पहुंचा तो मैंने चीख कर कहा, घोड़े को छोड़ दो और अपना मुंह मेरी तरफ करके खड़े हो जाओ। ये भूलना मत तुम मुसलसल मेरे निशाने पर हो। मेरी धमकी अभी बमुश्किल पूरी हुई थी कि अलख सिंह बिजली की तेजी से मुड़ा। मुझे उसके दाएं हाथ में एक पिस्तौल की झलक दिखाई दी। इससे पहले कि मैं कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता, फजा में जोरदार धमाका गूंजा और जीप की ड्राइविंग साइड वाली विंडशील्ड के ऊपरी हिस्से में एक सुराख बन गया। गोली शायद मेरे सर से चंद इंच ऊपर से गुजरी थी। यह सब इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि लम्हा भर के लिए मेरे आसाब सुन हो गए। कानों में बजती सीटियों के साथ मेरा पांव बेइख्तियार ब्रेक पर जम गया। जीप एक झटके से रुकी और इंजन बंद हुआ। ये मोहलत अलख सिंह के लिए बहुत काफी थी कि वो ताक कर निशाना ले और दूसरी गोली चलाकर मेरा काम तमाम कर दे। लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि वो खुद मेरी गोली का निशाना बनने के खौफ में गिरफ्तार था। चुनाचे अंधाधुंध पहली गोली चलाने के बाद वो नीम के एक बड़े से दरख्त के तने के पीछे जा छुपा। खुद को मेरी गोली से महफूज करने के बाद उसने एक बार फिर मुझ पर फायर किया, लेकिन मैं उस मोहलत का फायदा उठाते हुए नीचे झुक चुका था। उस गोली ने मेरी तरफ वाली विंडशील्ड के दरमियानी हिस्से को निशाना बनाकर उसे बिल्कुल चकनाचूर कर दिया था। कांच के टुकड़े मेरी पीठ और गर्दन पर गिरे, लेकिन मैं दुबके रहने के सिवा कर भी क्या सकता था। मेरी जरा सी हिमाकत की वजह से मेरे साथ अमरदीप की जिंदगी को भी शदीद खतरा लाहक हो गया था। मुझे पहले अलख सिंह के निहत्थे होने की तस्दीक करनी चाहिए थी। मेरा जहन तेजी से सोच रहा था, अलख सिंह मेरे मुकाबले में हर तरह से बेहतर पोजीशन में है। वो न सिर्फ दरख्त की ओट में होने की वजह से मेरा निशाना बनने से महफूज है, बल्कि मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर आने पर बआसानी ताक कर गोली मार सकता है। यही नहीं, मौका पाकर वो दरख्तों के दरमियान 10-20 गज आगे बढ़ने के बाद कदरे बाहर की तरफ आ जाए तो ऐसे जाविये पर पहुंच जाएगा जहां से वो किसी दरख्त की आड़ में रहते हुए मुझे बआसानी निशाना बना सकता है। अलख सिंह ने तीसरा फायर नहीं किया। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मेरे जहन में बजते खतरे के अलार्म की आवाज तेज से तेज तर होती जा रही थी। अचानक मैंने अमरदीप की आवाज सुनी। वो उजलत भरे लहजे में कह रहा था, बहादुर भाई, जल्दी से बंदूक मुझे दो। मैंने बगैर सोचे समझे दोनों सीटों के दरमियान से हाथ बढ़ाकर रिवॉल्वर जीप के अकबी हिस्से में छुपे अपने साथी की तरफ बढ़ा दिया। इस अफरा तफरी में अमरदीप को तो मैं भूल ही गया था।
मुझे अब इदराक हुआ कि अलग सिंह का सामना करने के लिए वो मुझसे बेहतर और महफूज पोजीशन में है। सबसे अहम बात यह है कि दुश्मन अमरदीप की मौजूदगी से लाइल्म है। कुछ देर तक मुकम्मल सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक गोली का धमाका सुनाई दिया। ये फायर अलग सिंह ने किया था और मेरे अंदेशे के मुताबिक उसने पहलू से मुझे निशाना बनाने की कोशिश की थी। मेरे लिए यकीन से कुछ कहना मुमकिन नहीं कि वो गोली कहाँ गई थी, लेकिन उसके धमाके की गूंज अभी पूरी तरह मांद नहीं पड़ी थी कि मेरी पुश्त के करीब एक और फायर हुआ। धमाका इतना शदीद था कि मुझे कानों के पर्दे फटते महसूस हुए, लेकिन गूंजती सीटियों के शिद्दत इख्तियार करने से पहले ही मैंने एक बुलंद आहंग चीख सुनी। मेरे लिए समझना मुश्किल न था कि ये चीख अलग सिंह के हलक से बरामद हुई है, जिसमें नुमाया शदीद कर्ब से वाज़े था कि गोली ने निशाना बनने वाले के जिस्म के किसी अहम हिस्से को निशाना बनाया है। मैं अपनी जगह दुबका कानों को हाथों से ढांपे इंतजार करता रहा, लेकिन अमरदीप ने दूसरी गोली न चलाई, न ही अलग सिंह की तरफ से फायर आया। चंद लम्हों के तनाव आमेज खामोशी के बाद अमरदीप ने थके थके लहजे में मुझे कहा, बहादुर भैया बैठ जाओ, काम हो गया। मैंने उसकी बात गौर से सुनी और मतलब समझने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से सर उठाकर दरख्तों में उस तरफ नजर डाली जहां से मुझ पर पिछला फायर हुआ था। दिल के किसी गोशे में पोशीदा अंदेशे के बरखिलाफ मुझ पर फायर न हुआ। पहली नजर में तो मुझे वहां कुछ नजर न आया, फिर गौर से देखने पर एक दरख्त की आड़ से अलग सिंह के पैर झांकते नजर आए। दोनों एड़ियां वक्फे वक्फे से कच्ची जमीन से रगड़े खा रही थीं। फिर मुझे दरख्त के दूसरी तरफ अलग सिंह के जिस्म की झलक दिखाई दी। शक्को शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। अमरदीप के कहने के ऐन मुताबिक उसके फुफ्फड़ पर नज़ा की कैफियत तारी थी और उसकी कहानी अपने अंजाम को पहुंचने के करीब थी। मैं जीप से उतर आया। चंद ही लम्हों में अमरदीप भी मेरे पहलू में आकर खड़ा हो गया। हम दोनों की नजरें बुरी तरह घायल अलग सिंह की तरफ जमी हुई थीं। मैंने अमरदीप के चेहरे पर नजर डाली तो वहां गहरी अफसुर्दगी नजर आई। उसने थके थके लहजे में कहा, चलो भाई जीप में बैठो, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, क्या मतलब अमरदीप भाई, अभी तो हमें अपने अंदाजों की तस्दीक करनी है। उसने बदस्तूर पजमुर्दा लहजे में कहा, अब क्या फर्क पड़ता है, ये तो अपने अंजाम को पहुंच गया। मैंने मजबूत लहजे में कहा, आपको न सही मुझे फर्क पड़ता है। मैं साबित किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा कि मेरे अंदाजे दुरुस्त थे। अमरदीप ने धीमे लहजे में कहा, अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तलाश में नजरें दौड़ाई तो लगभग 30 गज के फासले पर दरख्तों के दरमियान अलग सिंह का चितकबरा घोड़ा सब्र कनात की तस्वीर बना दिखाई दिया। उसे वक्ती तौर पर नजरअंदाज करके मैं अलग सिंह की तरफ बढ़ा। अमरदीप भी मेरे पीछे पीछे था। मेरा रिवॉल्वर उसने मुझे थमा दिया। हम पहुंचे तो अलग सिंह दम तोड़ चुका था। उसकी जिंदगी से आरी आंखें फजा में जाने क्या तलाश कर रही थीं। गोली उसके सीने में दिल के करीब लगी थी, जिसने उसे ठिकाने लगाने में देर न लगाई। उसका पिस्तौल भी करीब ही पड़ा हुआ था। अमरदीप ने उसे एक नजर देखा और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। उसकी तवज्जो न पाकर मैंने खुद ही अलग सिंह के लहू में लिथड़ी मोटी बंडी के बटन खोले। उसका अंदर का लिबास महफूज था। मैंने पहले बंडी की अंदरूनी जेबें टटोली और फिर कुर्ते को खंगाला, लेकिन मामूली रकम के अलावा कुछ न मिला। लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। बिलाखिर उसकी कमरी की जेब में हाथ डालने पर मुझे नोटों की खासी मोटी गड्डी जैसी किसी चीज का लम्स महसूस हुआ। मैंने धड़कते दिल के साथ साथ हाथ बाहर निकाला तो वाकई बड़े नोटों की गड्डी मेरे सामने थी। मैंने आवाज देकर अमरदीप को मुतवज्जे किया, भाया जी, ये देखो फुफ्फड़ जी की कमरी से क्या निकला है। उसने मेरी हथेली पर रखी नोटों की गड्डी पर नजर डाली तो बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने रकम उसे थमा दी। उसने नोटों पर चढ़ी रबड़ हटाई और माहिराना अंदाज में नोट गिनने लगा। फारिग होने के बाद उसने गहरी सांस भरी और मेरी तरफ देख कर कहा, 21,000 रुपया। मुझे ये तो अंदाजा था कि ये गड्डी 3,500 रुपए की मुतवक्के रकम से ज्यादा है, लेकिन इतने भारी माल की मौजूदगी मेरे लिए भी हैरान कुन थी। मैंने कयास जाहिर किया, कहा, लगता है उन दोनों डाकू भाइयों का पहले से जमा किया हुआ सारा माल भी बाबे के हाथ लग गया है। अमरदीप ने मेरी तायद में गर्दन हिलाते हुए इजाफा किया, बोला, शायद उनका दूसरा घोड़ा भी बेच कर आया था, इसलिए इतना खुश और मुतमईन था। ये घोड़ा भी काफी मालियत का है। मैंने कहा, पिस्तौल और बंदूक भी हाथ लगे थे, चलें देखते हैं। हमें टटोलने से ही घोड़े की काठी से बंधे बंडल में मौजूद शॉटगन और पिस्तौल का पता चल गया। लिहाजा अमरदीप की तजवीज पर मैंने बंडल खोलने पर इसरार नहीं किया। मैंने पूछा, अब क्या इरादा है भाई जी? उसने भारी लहजे में कहा, इरादा क्या होना है, मैं इस घोड़े पर सवार होकर हवेली वापस जाता हूँ, तुम जीप लेकर पटियाले निकल जाओ। मैंने एक नजर अलग सिंह की लाश पर डाली। कहा, मेरा मतलब है इसका क्या करना है? उसने बेनियाजी से कहा, कुछ नहीं, किसी न किसी की नजर पड़ ही जाएगी, फिर पुलिस जाने और अलग सिंह के घर वाले जाने।
हाँ, ताज़ियत करने और खर्चा देने हम जरूर जाएंगे। मैंने कहा, और ये रकम? मेरी माने तो इसे अलग सिंह के घर वालों के हवाले कर दें। अमरदीप ने जवाब में कदरे सख्त लहजे में कहा, फुफड़ जी के बाद इन लोगों से हमारा रहा सहा ताल्लुक भी खत्म हो गया है। इन्हें पालना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये रकम अब तुम्हारी है, जैसे जी चाहे खर्च करो, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। मैंने अमरदीप की उस प्यार भरी हठ धर्मी पर काफी एहतजाज किया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। थक हार कर मैंने कहा, अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये घोड़ा हवेली ले जाने की जरूरत नहीं है। हवेली के मुलाजिम इसे अलग सिंह की मिल्कियत समझते हैं। हो सकता है रास्ते में भी लोग अलग सिंह को इस पर सवार होकर जाते देख चुके हों। अमरदीप ने मेरी बात मान ली और घोड़े पर से बंदूक वाला बंडल उतारकर उसे अलग सिंह की लाश के करीब एक दरख्त से बांधकर वहीं छोड़ दिया। हम दोनों एक बार फिर पक्की सड़क पर पहुंचे। मैंने अमरदीप को वापस हवेली पहुंचाया और कुछ देर रुकने के बाद दोबारा पटियाला जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। मैंने काफी तेज रफ्तारी से सफर किया था, लिहाजा असर से कुछ पहले पटियाले पहुंच गया। रास्ते में कोई काबिल जिक्र वाकया पेश न आया। अलबत्ता सारे रास्ते सर्द हवा के थपेड़े जरूर सहने पड़े, क्योंकि ड्राइवर साइड का शीशा टूटने की वजह से जीप की विंडशील्ड सामने की तरफ गिराए रखने पर मजबूर था। मुझे पटियाले पहुंचकर सबसे पहले जहीर से मुलाकात करना थी। अच्छी तरह याद था कि मैंने उसे असर से पहले मोती बाग महल के मरकजी फाटक पर मिलने के लिए बुलाया था। मुझे कुछ देर हो गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो इंतजार कर लेगा। मुझे रास्ता काफी हद तक याद था, लिहाजा थोड़ा सा भटकने के बाद मैं सीधा मोती बाग महल के मरकजी फाटक के सामने जा पहुंचा। जहीर को अंदाजा रहा होगा कि मैं उसी जीप में सवार होकर वहां पहुंचूंगा जिसमें उससे मुलाकात के लिए गया था। लिहाजा जीप पूरी तरह रुकने से पहले ही वो मेरे पास पहुंच गया और मैंने गर्मजोशी से उससे मुसाफा किया और उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठाकर जीप एक बार फिर आगे बढ़ा दी। जहीर ने रस्मी सलाम दुआ के फौरन बाद पूछा, खैरियत तो है जमाल भाई? रास्ते में कोई हादसा हुआ है क्या? मैंने चौंक कर कहा, नहीं जहीर भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, जीप की एक तरफ की विंडशील्ड का शीशा ऐसा टूटा हुआ है कि चिकनाचूर हो गया है, जबकि कांच के कुछ टुकड़े अभी तक फ्रेम में अटके हुए हैं। इसीलिए सर्दी के बावजूद विंडशील्ड सामने गिरानी पड़ी है। ये सब तो किसी हादसे की ही निशानियां हैं। मैंने दिल ही दिल में उसकी उकाबी नजरों और जहानत को सराहा, लेकिन अलग सिंह वाला किस्सा उसके सामने दोहराना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। चुनाचे मैंने बात बनाई और कहा, वाह भाई, तुमने चंद लम्हों में मामला पूरी तरह भांप लिया। बेचारी विंडशील्ड दरअसल मेरे सरदार मेजबानों के शरारती बच्चों की कारस्तानियों का निशाना बनी है। वो बम्बई से क्रिकेट का सामान साथ लाए थे। जोरदार शॉट खाकर हार्ड बॉल सीधी जीप पर आकर लगी और विंडशील्ड का काम तमाम हो गया। गांव में नया शीशा कहाँ मिलता, मैं ऐसे ही ले आया। जहीर ने कहा, ये शीशा तो पूरे पंजाब में मिलना मुश्किल है। खैर, क्या फर्क पड़ता है। मैं इस दौरान में जीप को कला मुबारक के सामने ले जाकर रोक चुका था। मैं जहीर को साथ लेकर अंदर अलग थलग चबूतरे पर जा बैठा। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम कब यहाँ पहुँचे थे और कहाँ ठहरे हुए हो? जहीर ने कहा, मैं तो सुबह ही आ गया था। रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटा सा मुसाफिर खाना है। 1 रुपया रोज पर चारपाई मिलती है। यहाँ से तो 2 फरलांग ही फासला होगा। मैंने कहा, मैंने शायद बताया था कि मानिक यहाँ शांति स्थान नाम के एक मुसाफिर खाने में अपना गंदा धंधा चला रहा है। मैं वहाँ ठहरूंगा, शायद आज रात ही उससे मुलाकात हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ कहीं करीब ही कयाम करो, ताकि जरूरत पड़ने पर हम बिला ताखीर मिल सकें। कुछ पता नहीं हमें कब हरकत में आना पड़ जाए। जहीर ने कहा, कोई मसला ही नहीं, मुझे पलटकर अपने मुसाफिर खाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पेशगी दिए हुए 1 रुपए का नुकसान जरूर बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कहकर उसने कहका लगाया। मैंने भी उसका साथ दिया और तसल्ली भी दी। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे इस भारी नुकसान की तलाफी कर दूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि कोई पिस्तौल या रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास एक रिवॉल्वर, एक पिस्तौल और एक शॉटगन मौजूद है। जहीर ने खुशगवार लहजे में कहा, यानी इस बार तो असलहे का छोटा मोटा भंडार साथ लेकर निकले हैं आप। वैसे मेरे पास भी भरा हुआ रिवॉल्वर और इजाफी गोलियां मौजूद हैं। मुझे पता है ये मुहिम कितनी खूरेज हो सकती है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरी वो बात तो याद है ना, हमें खून खराबे से हर मुमकिन गुरेज करना है और इंतहाई मजबूरी के आलम में ही हथियार इस्तेमाल करना है। कश्मीरी बहनों को बाहिफाजत आजाद करवाना हमारी पहली तरजीह है और इसका बेहतरीन तरीका उन शैतानों की मतलूबा रकम अदा करना है। जहीर ने कदरे बदमजा होकर कहा, हाँ भाई, याद है, लेकिन अगर उन्होंने लाखों का मुतालबा कर दिया तो क्या होगा? वो तीनों बहनों का सौदा करेंगे। मैंने उसकी बात में वजन का दिल ही दिल में एतराफ किया, लेकिन अपने लहजे को हद्दुल इम्कान पुर एतमाद रखते हुए कहा, फिक्र न करो छोटे भाई,
मैं माल का बंदोबस्त करके आया हूँ। जहीर ने संजीदा लहजे में कहा, जमाल भाई, मुझे आपकी बात पर कोई शक नहीं, लेकिन अपने दिल में मौजूद अंदेशे के पेश नजर मैंने भी 10-11 हजार रुपए का बंदोबस्त किया है, जो जरूरत पड़ने पर आप मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा यासिर भाई से मजीद 8-10 हजार रुपया उधार भी मिल सकता है। मैंने तारीफी लहजे में कहा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, लेकिन इंशाल्लाह मेरे पास मौजूद रकम से ही काम हो जाएगा। कुछ मजीद बातों पर सलाह मशवरे के बाद मैंने जहीर को अपने साथ लिया और मानिक के जिस्म फरोशी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मुसाफिर खाने शांति अस्थान की तरफ चल दिया।